नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम बात करें यूपीएससी की, पीसीएस की या फिर किसी भी एसएससी लेवल के एग्जाम की। एंड इस टॉपिक को मैंने खुद पहले अच्छे से रिसर्च किया है, उसके बाद ये पीपीटी तैयार करी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। एंड दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस टॉपिक को काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाए एंड आपको एग्जाम में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, पहले इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जो ये टर्म है लोकपाल एंड लोकायुक्त वर कॉइन्ड बाय द एल.एम. सिंघवी साहब। एल.एम. सिंघवी साहब ने इस टर्म का आविष्कार किया है, यानी इन्वेंट किया है। एंड ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 20 बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी लेवल के एग्जाम में। जो भी एमसीक्यू वाले एग्जाम होते हैं ना एसएससी रेलवेज, उसमें कम से कम 10-20 बार पूछ चुके हैं ऑलरेडी। एंड दोस्तों 1966 में, अब ये जो इन्होंने कॉइन किया है इस टर्म को, ये कब किया था? 1966 में जब एआरसी की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी ना, एआरसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि कोई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड, यानी करप्शन से रिलेटेड, भ्रष्टाचार से रिलेटेड मैटर को डील कर सके बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा। यानी बड़े बड़े लोग जब करप्शन करते हैं तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, इसके लिए एक अलग से बॉडी होनी चाहिए लोकपाल या लोकायुक्त लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर यूनियन पे है तो लोकपाल एंड स्टेट के अंदर है तो लोकायुक्त। अब दोस्तों 1968 में देखिए, 1966 में रिकमेंड किया, 1968 में इस बिल को पेश कर दिया गया लोकसभा के अंदर, बट लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी इसलिए बिल पास नहीं हो पाया। एंड 2011 तक 8 बार ऐसे कोशिश करी गई बट लोकपाल हमारे देश में नहीं बनाया गया। तो दोस्तों सारे के सारे हमारे जो अटेम्प्ट थे ये फेल हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि आप जानते हैं हमारे देश में अन्ना हजारे साहब काफ़ी पॉपुलर है अनशन के मामले में, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट 2013 में। उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसे क्या कहा जाता है, यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो दोस्तों उस टाइम पे अन्ना हजारे जी ने अपने अनशन के द्वारा इनको फोर्स कर दिया कि लोकपाल बिल पार्लियामेंट से पास करवाएं एंड राष्ट्रपति साहब का उस पर एसेंट ले, मतलब लोकपाल से रिलेटेड कानून बनाएं। इन्होंने कांग्रेस सरकार को फोर्स करके ऐसा कानून बनवा लिया। आपको पता है उस टाइम पे एक लाइन काफ़ी फेमस भी थी कि ना तन से, ना मन से, ना धन से, सरकार डरती है तो सिर्फ अन्ना जी के अनशन से। एंड दोस्तों जैसे ही अन्ना जी अनशन पे बैठे उसके बाद 2013 में देखिए दोनों हाउस ने, पार्लियामेंट की लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति साहब से भी एसेंट मिल गया एंड 2014 से इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। जो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है 2013, ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूनियन लेवल पे एक लोकपाल होने चाहिए एंड स्टेट लेवल पे एक लोकायुक्त होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने इस बॉडी को बनाया है, पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून लाया गया जिसके तहत इस बॉडी का गठन किया गया। कौन सा कानून है इससे रिलेटेड? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। इसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर पार्लियामेंट किसी बॉडी को बनाती है किसी कानून के थ्रू तो ये कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं? जिनके लिए हमारे संविधान में अलग से आर्टिकल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 148, ये है कैग, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, ये हमारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड जो हमारे लोकपाल हैं इनके लिए कोई भी आर्टिकल नहीं है, इनको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है, इसलिए हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखिए इनका मेन काम क्या है लोकपाल एंड लोकायुक्त का, कि करप्शन से रिलेटेड मैटर को डील करें। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका यही है। एंड दोस्तों जैसे यूनियन पे लोकपाल, ऐसे स्टेट के अंदर हमारे कौन होंगे? लोकायुक्त होंगे। एंड जो लोकायुक्त है ना, ये 2013 में नहीं, 2013 से पहले भी कई सारे राज्यों ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर रखा था। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हमारा पहला राज्य था जिसने 1971 में लोकायुक्त को बनाया था। देन केरला 1999 में। एंड जो ये हमारा ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत में ये लागू किया जाएगा। एंड
किस पे लागू किया जाएगा? जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर हैं या देश के बाहर हैं, अगर वो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो लोकपाल साहब उनके खिलाफ केस को डील कर सकते हैं। अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है जो मैंने आपके सामने अभी रखा है। चलिए इसको धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि लोकपाल में कितने मेंबर्स होंगे। तो पहली लाइन क्या है? लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? 1 एक चेयरमैन प्लस 8 मैक्सिमम मेंबर्स, टोटल 9 लोग इसमें हो सकते हैं। अब जो 8 मेंबर्स है ना, उसमें से 50% यानी 4 मेंबर्स तो कम से कम जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, एंड जो बाकी 50% है, बाकी नहीं मीन्स 8 में से ही 50% कौन होने चाहिए? SC ST OBC माइनॉरिटीज या वुमेन में से, यानी 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, प्लस 8 में से 50% कौन होने चाहिए? SC ST OBC माइनॉरिटीज वुमेन। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है? इनका टेन्योर, यानी कितने समय के लिए ये लोग अपने पद पे रहते हैं। जो चेयरपर्सन है एंड जो मेंबर्स, सभी लोग अपने पद पे 5 सालों के लिए रहते हैं। इनको 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। अगर इनकी उम्र 70 साल हो जाती है तो इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। मान लीजिए अगर इनको 67 पे अपॉइंट किया, जब इनकी एज 67 थी, अब इनको अपॉइंट तो 5 साल के लिए किया था, बट अगर इनकी एज 70 हो गई तो इसका मतलब इनको रिटायर कर दिया जाएगा, ये अपने पद पे सिर्फ 3 साल के लिए रह पाए। अब दोस्तों जो ये मेंबर्स हैं इसके और जो चेयरपर्सन है, इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है? इनको राष्ट्रपति साहब अपॉइंट करते हैं एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। SC का मतलब यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। अब इस सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, चलिए समझते हैं। राष्ट्रपति साहब का काम है अपॉइंट करने का, बट वो अपनी मर्जी से नहीं करते, वो इनकी रिकमेंडेशन पे करते हैं। इस कमेटी में टोटल 5 मेंबर्स हैं, जिसमें चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो ये अपने बिहाफ पे किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज को भेज सकते हैं इस कमेटी के अंदर। देन दोस्तों एमिनेंट जूरिस्ट, टोटल 5 मेंबर, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एमिनेंट जूरिस्ट। एंड इस एक्ट के हिसाब से, मतलब एज पर लोकपाल एक्ट 2013, इस एक्ट के हिसाब से जो हमारा DOPT है ना, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये एक लिस्ट तैयार करता है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स की। मतलब क्या हुआ कि ये कुछ लोगों की लिस्ट बनाएगा एंड इसी लिस्ट में से फिर हमारी सिलेक्शन कमेटी नाम को रिकमेंड करती है राष्ट्रपति साहब को, एंड राष्ट्रपति साहब फिर उन व्यक्ति को मेंबर्स एंड चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट करते हैं। इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहला है कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चल रहा है तो लोकपाल जो है ये उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, मतलब गैर कानूनी रूप से अगर उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को अपना कर रखा है, भ्रष्टाचार के मतलब भ्रष्टाचार के पैसों से अगर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हैं तो फिर लोकपाल उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ टाइमलाइन दे रखा है कि इनके पास कुछ टाइम लिमिट दे दी है कि इतने टाइम में आपको केस को सॉल्व करना है। जब इनिशियल इंक्वायरी होती है तो उसके लिए इनको 60 दिन का वक्त दे रखा है, मतलब 60 डेज के अंदर इनको अपनी इंक्वायरी को पूरी करनी होती है। एंड जो 6 महीने का टाइम इनको और भी दे रखा है, किस लिए? कि अगर इनको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, इनिशियल इंक्वायरी के लिए 60 डेज, एंड जो बाकी के 6 महीने इनको दे रखे हैं कि अगर किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है CBI के थ्रू तो आप कर सकते हैं। एंड जो ये 6 महीने का टाइम है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लोकपाल साहब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट रिटर्न रिक्वेस्ट होनी चाहिए CBI के द्वारा। मतलब CBI लिखित में देगी कि लोकपाल साहब 6 महीने के अंदर हम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए हैं, हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, कृपया करके हमें और वक्त दें। उसके बाद लोकपाल साहब इनका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। देन दोस्तों इसके बाद है अब CBI को लेके इनके पास क्या क्या पावर्स हैं। देखिए जो लोकपाल है ना, ये खुद जाके तो केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं, तो इनको एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहिए जो इनके केसेस को हैंडल करे, जांच पड़ताल करे, फिर एक रिपोर्ट बना के लोकपाल को दे एंड लोकपाल फैसला सुनाए। ठीक है, तो मेनली ये CBI को ही केस देते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये दे सकते हैं, बट मेनली CBI को देते हैं। एंड
और जब ये सीबीआई को केस सौंपते हैं तो सुप्रिटेंडेंस एंड डायरेक्शन यानी सीबीआई के ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहता है, फिर लोकपाल साहब का रहता है। एंड लोकपाल साहब ने जिन भी ऑफिसर्स को ये केस सौंप रखा है तो उनका ट्रांसफ़र अगर करना है सीबीआई से कहीं और तो लोकपाल साहब की परमिशन चाहिए होगी। आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, कितनी पावरफुल बॉडी है कि अगर सीबीआई के ऑफिसर्स को आपको ट्रांसफ़र करना है तब भी आपको लोकपाल की परमिशन चाहिए होगी अगर वो लोकपाल के किसी केस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब देखिए लोकायुक्त और लोकपाल इन दोनों की अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। पहले मैं आपको लोकपाल का ही समझाता हूँ क्योंकि यूनियन लेवल पे हमारा लोकपाल है। ठीक है, तो इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, मतलब ये कौन कौन से व्यक्ति के खिलाफ ये केस को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हैं देश के प्रधानमंत्री। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई करप्शन करते हैं, कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो लोकपाल उनके खिलाफ केस को हैंडल कर सकते हैं। या फिर मिनिस्टर्स, यूनियन लेवल पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ भी करप्शन का केस हैंडल कर सकते हैं। देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जितने ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी केस को हैंडल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी ऑफिशियल्स होते हैं उनके खिलाफ भी केस को हैंडल कर सकते हैं। एंड इसमें एक पॉइंट और है, एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव 10 लाख, यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो 10 लाख से ऊपर फंड बाहर से मंगवाती है, मतलब फॉरेन कंट्री से अगर किसी को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 10 लाख से ऊपर तो उनके खिलाफ भी लोकपाल केस को हैंडल कर सकते हैं। अब इसी को हम कंपेयर करेंगे स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे है हमारा लोकायुक्त, तो लोकायुक्त किसके खिलाफ करेगा, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। जैसे यूनियन पे प्राइम मिनिस्टर वैसे स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर। देन मिनिस्टर्स, वहाँ के जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। देन विधायक लोग, एमएलएस। देन जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के खिलाफ। एंड कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ के खिलाफ भी ये केस को हैंडल कर सकते हैं। अब इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब कि अगर लोकपाल के चेयरपर्सन एंड लोकपाल के मेंबर्स को उनके पद से हटाना है तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, चलिए समझते हैं। देखिए लोकपाल मेंबर्स एंड लोकपाल चेयरपर्सन इनको पद से हटाया जा सकता है किसके थ्रू, राष्ट्रपति साहब इनको इनके पद से हटा सकते हैं। बट ये अपनी मर्जी से नहीं हटाते, आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगी पहले, वो फिर इनके मतलब जो भी इन पे आरोप लगाया जा रहा है मेंबर्स एंड चेयरपर्सन पे कि भाई आपको आपके पद से क्यों हटा रहे हैं, ऐसी एक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इंक्वायर करेगी। फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे राष्ट्रपति साहब इनको हटाते हैं। बट इससे पहले क्या होगा कि 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपको एक साइन पिटिशन चाहिए होगा, यानी जब तक 100 सदस्य मेंबर जो हमारे संसद के 100 सदस्य होंगे जब तक वो आपको साइन करके नहीं देंगे तब तक इनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। यानी एटलीस्ट 100 मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए अगर आपको इनके पद से हटाना है। देन दोस्तों जो इनकी सैलरी है, जो इनका अलाउंस है, जितनी भी कंडीशंस हैं चेयरपर्सन की वो कैसी होंगी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की है सेम वही कंडीशन इनके लिए भी फॉलो होती है। मतलब जो भी सैलरी चीफ जस्टिस को मिलेगी वही सैलरी यहाँ के चेयरपर्सन को मिलेगी, मतलब लोकपाल साहब को मिलेगी। देन दोस्तों जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी कंडीशन कैसी होगी, उनकी वही सेम कंडीशन होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। मतलब चीफ जस्टिस चेयरपर्सन के लिए चीफ जस्टिस आप समझिए और मेंबर्स के लिए जज समझिए। ठीक है, अब हमारे देश के पहले लोकपाल कौन थे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे देश के प्रथम लोकपाल, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, इनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की डेट में हमारे देश में लोकपाल कौन है, मतलब इनके चेयरपर्सन कौन है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आइए एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।